स्टूडेंट, आज हम हमारी वीडियो में प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, ताप एक ऐसी भौतिक राशि होती है जिससे लगभग समस्त भौतिक राशियां प्रभावित होती है। इसी कारण से हम दो भौतिक राशियां जिनको हम प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बोल रहे हैं, उस पर ताप का क्या प्रभाव होगा उसके बारे में हम हमारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, हम जैसे कि जानते हैं, पदार्थों को उसकी प्रकृति के आधार पर, धारा चालन के आधार पर हम तीन भागों में बांट सकते हैं, जिसमें हमारा नंबर 1 पॉइंट है चालक पदार्थ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चालक पदार्थ की विशेषता के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। स्टूडेंट, हम कभी भी कह देते हैं कि हमने एक चालक तार लिया और उसको परिपथ में जोड़ा और धारा का चालन हुआ। हम ये देखना चाहते हैं कि धारा चालन तो हुआ, वो हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन धारा चालन के दौरान जो अन्य भौतिक राशियां हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, चालक पदार्थों की विशेषता के रूप में हमने एक हमारा टॉपिक आया था इसी चैप्टर में, ओम के नियम की व्युत्पत्ति के रूप में, जिसमें हमने ये कहा था कि चालक पदार्थों की चालकता, चालक पदार्थों की चालकता को हमने लिखा था सिग्मा बराबर N/E² और इंटू टो बार के रूप में। स्टूडेंट्स, हम संपूर्ण प्रक्रिया इसी फॉर्मूले के आधार पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, N इलेक्ट्रॉन घनत्व, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आवेश का, टो कहलाता है विश्रांति काल, जो कि हम कहते हैं परिभाषा के अनुसार मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा लगे समय का औसत उसका विश्रांति काल कहलाता है। स्टूडेंट, हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि जब हम ताप में वृद्धि करते हैं, ताप बढ़ाते हैं चालक पदार्थों का, तो होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन से आपके पास, पहले यहाँ से यहाँ तक आने में ये इलेक्ट्रॉन 5 सेकंड का समय लेता है, लेकिन जब आपने ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाने पर इसकी एनर्जी बढ़ती है इलेक्ट्रॉन्स की, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि यहाँ से यहाँ आने में जो समय लेगा वो 5 से कम लेगा, अर्थात हम कहेंगे समय का मान घटेगा। अब जब समय घटेगा तो हम ये भी बोल सकते हैं कि विश्रांति काल का मान घटता है। तो अब विश्रांति काल घटेगा तो हम देखते हैं कि चालकता क्या होगी, विश्रांति काल चालकता के समानुपाती के रूप में। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर विश्रांति काल घटता है, जिससे चालक पदार्थों की चालकता घटेगी लेकिन प्रतिरोधकता बढ़ती है। हम इसको लैंग्वेज के रूप में लिखें तो हम इस तरह से कहेंगे कि चालक पदार्थों के ताप में वृद्धि करने पर विश्रांति काल टो बार घटता है, जिससे चालक पदार्थों की चालकता घटेगी लेकिन प्रतिरोधकता बढ़ती है। देखो, यहाँ ध्यान देना, चालकता तो घटेगी और प्रतिरोधकता बढ़ेगी ताप में वृद्धि करने पर। तीन बातें आपके पास है, ताप बढ़ेगा, चालकता घटेगी, प्रतिरोधकता बढ़ेगी। यदि हम स्टूडेंट ये कहें
यदि 0 डिग्री सेल्सियस व T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता, हम मान लेते हैं 0 डिग्री के लिए हमने रो 0 व T डिग्री के लिए हमने कहा रो T हो, तो इनके बीच में एक संबंध है जिसको हमने 11th क्लास में पढ़ा है। उसके आधार पर हम लिख सकते हैं रो T इज इक्वल टू रो 0 1 प्लस एल्फा डेल्टा T। यहाँ आपके पास एल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है, वह डेल्टा T जो है आपके पास ये कहलाता है तापांतर। ताप का अंतर तापांतर के रूप में हमें प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, एल्फा जो है, एल्फा यह आपके पास पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये याद रखिएगा, 1 नंबर का सवाल हो सकता है आपके पास। एल्फा क्या है, अभी मैं इसकी परिभाषा भी आपको बताता हूँ। अभी हमने हाल फिलहाल कहा कि एल्फा एक समानुपातिक नियतांक के रूप में हमारे पास है, जिसे हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं, और ये एल्फा आपके पास पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब स्टूडेंट, इस एल्फा की भी कुछ विशेषता होती है। पहले हम एल्फा को परिभाषित करते हैं इस समीकरण के आधार पर। हमने इस समीकरण को लिया उपरोक्त समीकरण से, हमने कहा इसको विस्तारित करके रो T बराबर रो 0 प्लस हमने मल्टीप्लाई किया इसका एल्फा रो 0 डेल्टा T, आपके पास बन जाएगा रो T माइनस रो 0 बराबर एल्फा रो 0 डेल्टा T। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, आपके पास इक्वेशन के रूप में फॉर्मूला कन्वर्ट होगा। ये आपके पास बनेगा एल्फा इज इक्वल टू रो T माइनस रो 0 बटे रो 0 और डेल्टा T। ये आपके पास प्रतिरोध ताप गुणांक को परिभाषित करता है। इसके रूप में आप लिख सकते हैं डेल्टा रो बटे रो 0 और डेल्टा T के रूप में। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इस बात को प्रदर्शित कर सकते हैं कि डेल्टा रो बटे रो 0 ये कहलाता है आपके पास प्रतिरोधकता का भिन्नात्मक परिवर्तन, और डेल्टा T आपके पास है तापांतर का जो अनुपात होगा वह प्रतिरोध ताप गुणांक एल्फा कहलाता है। हम इसको लैंग्वेज में लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक अर्थात एल्फा चालक के ताप में इकाई परिवर्तन करने पर उसके भिन्नात्मक परिवर्तन के बराबर होती है। ठीक है, इसके आधार पर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपके पास जो एल्फा होता है वह पदार्थ की प्रकृति से मतलब है कि पदार्थ किस धातु का बना हुआ है। जैसे अभी हमने कहा चालक, कुचालक और अर्धचालक, 3 तरह के पदार्थ हमारे पास होते हैं। उन पदार्थों की प्रतिरोधकता भी प्रतिरोध ताप गुणांक भी हमारे पास अलग अलग होता है, जिसके आधार पर हम उस पदार्थ को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्रदर्शित किया जाता है। हम यहाँ पर इस बात को जानते हैं कि जो चालक पदार्थ आपके पास है, चालक पदार्थों के लिए एल्फा सदैव आपके पास धनात्मक होगा। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, 1 नंबर का सवाल है ये भी आपके पास। अब धनात्मक है तो इसके अलावा यहाँ पर एक वैल्यू और बनती है, इसका मात्रक। स्टूडेंट्स, इस एल्फा का जो मात्रक आपके पास होता है उसको हम कहते हैं डिग्री सेल्सियस इन्वर्स या केल्विन इन्वर्स के रूप में। डिग्री सेल्सियस इन्वर्स इसका मात्रक है।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास चालक पदार्थों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक के आधार पर हमने प्रतिरोधकता और चालकता को हमने परिभाषित किया। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर हमारे पास कुछ विशेष ग्राफ भी हैं जिसके आधार पर भी हम प्रतिरोधकता के रूप में इसको प्रदर्शित करेंगे। देखिए कुछ सवाल है 1 नंबर के यहाँ पे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि मैं कहता हूँ, स्टार मैंने डाल दिया यहाँ पे, यदि हमने कहा 0 डिग्री सेल्सियस व T डिग्री सेल्सियस ताप पर तार का प्रतिरोध, अभी आप प्रतिरोधकता को पढ़ रहे थे, अब हम प्रतिरोध के बारे में बोल रहे हैं। प्रतिरोध क्रमशः R0 व RT हो तो आप इसको लिख सकते हैं RT बराबर R0 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा T। फॉर्मूला आपके पास सेम है, फॉर्मूला यह और यह फॉर्मूला आपके पास सेम है, केवल अंतर यह है कि यह प्रतिरोधकता के रूप में है और यह प्रतिरोध के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ आपके पास डेल्टा T जो बनता है T2 माइनस T1, अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप कहलाता है। यदि स्टूडेंट्स हम धातुओं के लिए, ध्यान दीजिएगा नोट फर्स्ट है हमारे पास ये, यदि धातुओं के लिए प्रतिरोधकता और ताप के मध्य हम एक ग्राफ खींचते हैं तो हम देखते हैं कि यह लगभग एक सरल रेखा होती है, लेकिन न्यून ताप पर यह सरल रेखा से ग्राफ विचलित हो जाता है। धातु के लिए हमने कहा, धातु के लिए ये 1 नंबर का सवाल हो सकता है कि धातु के लिए आप प्रतिरोधकता और ताप में ग्राफ बनाइए। तो ये तो हो गई प्रतिरोधकता और ये हो जाता है आपके पास ताप। प्रारंभ में तो यह आपके पास एक सीधी रेखा के रूप में, लेकिन अल्प ताप पर, अल्प ताप जैसे ही अल्प ताप मिलेगा तो ये आपके पास ग्राफ क्या हो जाएगा, एक वक्रीय रूप ले लेता है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से। इसी प्रकार से हमारे पास कुछ मिश्र धातु होती है जिनका हमारे द्वारा लैब में उपयोग किया जाता है और दृष्टि से, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिए। हमने ये कहा कि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो ऐसे नाइक्रोम है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जिसमें निकिल और क्रोमियम का मिश्रण किया जाता है। पदार्थ मैं लिखता हूँ आपको यहाँ पे, पदार्थ नाइक्रोम, जिसमें आपके पास 80% तो है निकिल व 20% है आपके पास क्रोमियम। के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन पदार्थों की जो ताप पर निर्भरता होती है वो बहुत कम होती है तथा इनकी जो प्रतिरोधकता होती है अत्यधिक होती है। इसीलिए इनका उपयोग हम विभिन्न प्रायोगिक उपकरणों में भी करते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक ग्राफ आपको बनाया है, यह ताप T, यह प्रतिरोधकता रो के लिए, तो ये मिश्र धातुओं के लिए, यह आपके पास मिश्र धातुओं के लिए उच्च ताप पर वक्र है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास है नंबर 2, कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ। देखिए इन पदार्थों की विशेषता के रूप में हम ये कहते हैं कि ये वो पदार्थ होते हैं जिनमें धारा चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित रहते हैं, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। अब हमें देखना चाहते हैं कि इन पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप से किस तरह से प्रभावित होती है। तो स्टूडेंट्स ये वे पदार्थ है जिनके ताप में वृद्धि करने पर इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वह चरघातांकीय रूप से कम होती है। देखिए मैं इसको आपको इस तरह से बताता हूँ। इन पदार्थों में ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता चरघातांकीय, अभी बताते हैं आपको,
चरघातांकीय को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में, चरघातांकीय रूप से कम होती है। यदि हम ताप घटाते हैं, उल्टा कर दीजिए आप इसका, भाई अभी हमने क्या कहा, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता चरघातांकीय रूप से कम होती है, और यदि हम ताप घटाएंगे तो क्या होगा सर, ताप घटाओगे तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी। और हम इस आधार पर ये देखते हैं कि ये पदार्थ लगभग परम शून्य ताप पर, जिसको हम 0 केल्विन ताप मानते हैं, परम शून्य ताप पर इनकी जो प्रतिरोधकता होती है अत्यधिक हो जाती है। तथा अब प्रतिरोधकता अत्यधिक हो रही है, इसका मतलब चालकता कितनी होगी सर, चालकता इसका मतलब शून्य हो जाएगी, क्योंकि प्रतिरोधकता और चालकता में संबंध होता है, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि चालकता प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम होती है। तो हमने कहा प्रतिरोधकता अत्यधिक हो जाती है तथा चालकता का मान शून्य हो जाता है। हम इन पदार्थों की जो प्रतिरोधकता है उसको निम्न सूत्र के द्वारा लिख सकते हैं। लिखा जा सकता है। देखिए हमारे पास बनेगा रो बराबर रो 0 e की घात Eg अपॉन 2k और t के रूप में। स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास Eg जो आपके पास बनता है ये कहलाता है आपके पास वर्जित ऊर्जा अंतराल के रूप में। के आपके पास है वोल्टेज मान नियतांक, टी आपके पास है ताप केल्विन में, इसी तरह से रो हमारे पास जो है वो टी डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता और रो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता कहलाती है। स्टूडेंट्स कुल मिला के हम यहाँ पर दो बातें जानते हैं, आप ध्यान रखिए। ताप बढ़ाते हैं तो इन पदार्थों की जो प्रतिरोधकता होती है वह चरघातांक के रूप से कम होती है। यदि आप स्टूडेंट्स क्रॉस में इसको याद करेंगे तो काफ़ी अपोजिट आपको उल्टा आंसर आप कहीं लिख नहीं दे, आप एक स्टेप याद रखिए, पेपर में उल्टा पूछता है तो आप उसको उल्टा ही कर दीजिए। जैसे हमने कहा ताप बढ़ाने पर कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि इन पदार्थों की प्रतिरोधकता चरघातांकीय रूप से घटती है या कम होती है। ठीक है, अब हम लेते हैं स्टूडेंट्स तीसरा पदार्थ जो कि है हमारे पास अर्धचालक। स्टूडेंट्स अर्धचालक पदार्थों के बारे में हम कहें तो ये परिभाषा बता सकते हैं कि सामान्य ताप पर तो ये पदार्थ भी एक कुचालक पदार्थों की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन जब इन पदार्थों के ताप में वृद्धि की जाती है तो ये धारा का चालन करने में सक्षम होते हैं। क्यों, ऐसा कैसे होता है? देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं इसमें जब हम इनके ताप में वृद्धि करते हैं तो ताप में वृद्धि करने पर इन पदार्थों में जो सहज संयोजक बंध होते हैं वह सहज संयोजक बंध टूटते हैं, जिससे हमें दो तरह के आवेश वाहक प्राप्त होते हैं। एक आवेश वाहक होल होता है और दूसरा आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन कहलाता है। होल को वीबर भी कहा जाता है, कोटर या वीबर एक की बात। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ताप बढ़ाने पर इन पदार्थों में
सहसंयोजक बंध के टूटने से आवेशवाहक, दो तरह के आवेशवाहक प्राप्त होंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको होल या इसको वीबर के नाम से भी जाना जाता है, होल व इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये आवेशवाहक क्या करते हैं, ये आवेशवाहक इन पदार्थों में धारा का चालन करते हैं। चालन करते हैं। हम इस प्रकार से कह सकते हैं स्टूडेंट कि ताप बढ़ाने पर इन पदार्थों की प्रतिरोधकता घटती है तथा चालकता बढ़ती है। अतः ताप बढ़ाने पर इन पदार्थों की प्रतिरोधकता में कमी होती है, जबकि चालकता में वृद्धि होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ हमने तीनों तरह के पदार्थों के बारे में पढ़ा। हमने चालक पदार्थों के लिए एक विशेष शब्द का उपयोग किया था, प्रतिरोध ताप गुणांक। उसके लिए हमने कहा था कि प्रतिरोध ताप गुणांक चालक पदार्थों के लिए सदैव धनात्मक होता है। यहाँ मैं आपको एक नोट डालता हूँ, नोट के रूप में मैं आपको ये बात बोलता हूँ यहाँ पर कि कुचालक और अर्धचालक दोनों तरह के पदार्थों के लिए एल्फा, जिसको आप प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं, सदैव नेगेटिव होता है। इसकी वैल्यू ऋणात्मक होती है स्टूडेंट्स। यदि हम अर्धचालक पदार्थों के लिए प्रतिरोधकता और ताप में ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ आपको निम्न प्रकार से प्राप्त होगा। ये चरघातांकी रूप है, इसलिए आगे जाके ये इस अक्ष के समानांतर कहलाएगा। ये चरघातांकी फलन कहलाता है स्टूडेंट, जिसमें खींचा गया ग्राफ किसी एक अक्ष के अनंत की स्थिति पर जाकर मिलने की संभावना को व्यक्त करता है। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने तीनों पदार्थों पर ताप के प्रभाव के बारे में अध्ययन किया। अब हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमने प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव को पढ़ा। उसके आधार पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक पर 5 ओम तथा भाप बिंदु पर 5.23 ओम है। जब तापमापी को किसी तप्त ऊष्मक में प्रवेश कराया जाता है तो तार का प्रतिरोध 5.795 ओम हो जाता है। तो ऊष्मक का ताप ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ कंडीशन आपको दे रखी है। एक तो हिमांक, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप की अवस्था। अब इसकी कंडीशन पे हमें प्रतिरोध दिया गया है R0 5 ओम के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स। अब कहता है भाप बिंदु। भाप बिंदु हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर प्रतिरोध दे रखा है 5.23 ओम के रूप में। ठीक है, और कोई ताप आपके पास है जो आपको ज्ञात करना है, जहां प्रतिरोध 5.795 ओम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो देखिए, हमने पढ़ा है RT बराबर होता है R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा T। ठीक है, जो कथन हमारे पास है उसके आधार पर हम इस समीकरण को बनाते हैं। 0 को रखते हुए 100 के साथ पहले लेते हैं। R100 डिग्री सेल्सियस अर्थात भाप बिंदु पर बराबर होगा R0
1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, और हम इसको थोड़ा पक्षांतरण वगैरह करते हैं तो R 100, इसको पक्षांतरण करके माइनस के R0 बराबर R0 एल्फ़ा और डेल्टा टी आपके पास प्राप्त होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो हमारे पास डेल्टा टी के रूप में हो जाएगा 100। तो अपने पास बाद में सॉल्व कर लेंगे, इसको नंबर 1 ले लेते हैं अपन। इसी प्रकार हमने कहा टी के लिए, हमने कहा आर टी बराबर R0 1 प्लस एल्फ़ा और डेल्टा टी। आर टी के रूप में आपके पास है माइनस के R0 बराबर एल्फ़ा R0 और डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट, यहाँ दोनों इक्वेशंस अलग अलग है आपके पास। ये तो है आपके पास 100 माइनस 0 के रूप में, और ये टी के रूप में आपके पास है। तो हम ऐसे समीकरण के रूप में सबसे पहले हम लेते हैं समीकरण को। अब किन से समीकरण को किस तरह से आप व्यवस्थित करेंगे, देखिए ये आपके पास है तापांतर के रूप में, हमने इसको थोड़ा चेंज किया, आर टी माइनस R0 बराबर एल्फ़ा R0। हमने मान लिया T माइनस 0, टी ताप जो आपको याद करना है 0 डिग्री सेल्सियस, जहाँ प्रतिरोध R0 आपके पास है। हम इसको लेते हैं समीकरण नंबर 2 के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने इसको सोल्व किया तो 0 की कोई वैल्यूशन तो आपके पास होगी नहीं, तो आपके पास सिंपल फॉर्मूला बन जाता है एल्फ़ा R0 टी के रूप में। ठीक, अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। आप यहाँ पर भी इसको तापांतर के रूप में लिख सकते हैं। समीकरण 1 से हमने कहा R100 माइनस R0 बराबर R0 एल्फ़ा भाप बिंदु 100 माइनस 0, मतलब कि R0 एल्फ़ा और इंटू 100 आपको मिलेगा। इसको मैं नंबर 3 ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि हमारे पास दोनों समीकरण का रूप अलग अलग बन जाता है। अब हम इन्हें सोल्व करना चाहते हैं स्टूडेंट्स। अब सोल्व करने का तरीका आपके पास क्या होगा कि आप समीकरण 1 में 2 में 3 का या 3 में 2 का भाग दे दीजिए। तो हमने कहा समीकरण 2 भाग 3 से RT माइनस R0 बटे R100 माइनस R0 बराबर आपके पास यहाँ बनता है एल्फ़ा R0 इंटू टी बटे R0 एल्फ़ा इंटू 100। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। टी एल्फ़ा कैंसिल, R0 कैंसिल, 100 बनता है। यहाँ आर टी का मान आपके पास है 5.795 माइनस 5 बटे R100 है आपके पास 5.23 माइनस 5 बराबर आपके पास यहाँ शेष रहता है बटे में 100 और अंश में आपके पास है टी। हम टी बराबर निकालेंगे, आप इसमें से लेस करेंगे तो आपके पास आता है 0.795 इंटू 100 बटे इसमें से लेस किया 0.23। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको सोल्व किया, टी बराबर आपको प्राप्त होगा 345.65 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर होता है स्टूडेंट्स। इसी तरह से एक एग्जाम्पल आपके पास और है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको बोला गया है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, जिसकी सहायता से प्रतिरोध में परिवर्तन ज्ञात कर ताप का मान ज्ञात किया जाता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 50 ओम प्राप्त होता है। जब तापमापी को एक पात्र में रख दिया जाता है तो इसके प्रतिरोध का मान बढ़कर 80 ओम हो जाता है। तो आपको ये मानते हुए बताना है कि इस ताप को परास में प्रतिरोध का मान रेखीय परिवर्तन होता हुआ इसके गलन बिंदु का मान आपको ज्ञात करना है, अर्थात ताप निकालना है स्टूडेंट इसमें हमारे पास। तो यहाँ पर आपको कुछ राशियाँ दे रखी है इसने। एग्जाम्पल नंबर 9 आपके पास है, जिसके आधार पर आप देखेंगे एल्फ़ा बराबर आपको होगा, दे रखा है इसने ये 3.8 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इन्वर्स के रूप में। अब संबंध के रूप में आपको इसने ताप दे रखा है
T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध RT बराबर आपके पास है 80 ओम के रूप में, ठीक है। और R0 बराबर आपको दे रखा है 50 ओम, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पर ताप बनता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमने कहा डेल्टा T बराबर लिखा जा सकता है RT माइनस R0 बटे एल्फ़ा R0। वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट्स में हमने इसमें वैल्यू रखी तो हमें प्राप्त होगा डेल्टा T बराबर 80 माइनस 5 बटे एल्फ़ा 3.8 इंटू 10 की घात माइनस के 3 R0 50, ठीक है। हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है 3 इंटू 10 की घात 3 बटे 19, ठीक है। या लिखा जा सकता है T2 माइनस T1 बराबर, हमने भाग दिया, सोल्व किया 157.9 डिग्री सेल्सियस, या T2 बराबर T1 प्लस 157.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हम इसको और लिख सकते हैं, हमें प्राप्त होगा T2 बराबर T1 का मान है 20 और आपने 20 157 में जोड़े तो आपके पास बनता है 177.9 डिग्री सेल्सियस। ये स्टूडेंट्स वो ताप आ गया जिस पर हमें प्रतिरोध 80 ओम प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स अभी हमने प्रतिरोध और प्रतिरोधकता को पढ़ा, जिसके आधार पर हमने पदार्थों को 3 भाग चालक, कुचालक और अर्धचालक के रूप में बांटा। हमने ये देखा कि कुछ पदार्थ ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की घटती है तो चालकता बढ़ती है, या इसका उल्टा भी कहा जा सकता है। इसी तरह से कुछ ऐसी धातुएं भी होती हैं या मिश्र धातु भी होती है जिनमें भी एक ऐसा गुण पाया जाता है जो निश्चित ताप पर जिनकी प्रतिरोधकता का जो मान होता है तेजी से घटता हुआ शून्य हो जाता है। ऐसे पदार्थों को हम अति चालक पदार्थ और पदार्थ के इस गुण को हम अति चालकता कहते हैं। और जिस ताप पर यह घटना देखने को मिलती है उस ताप को क्रांतिक ताप कहा जाता है। स्टूडेंट हम अति चालकता के बारे में यदि शॉर्ट में इसकी एक परिभाषा बताएं तो हम ये कहते हैं कि वह ताप जिस पर, मैं आपको परिभाषा लिखता हूँ, वह ताप जिस पर प्रतिरोधकता का मान असामान्य रूप से तेजी से घटकर शून्य हो जाता है। ऐसे पदार्थों को अति चालक पदार्थ तथा पदार्थ के इस गुण को अति चालकता कहते हैं। एक परिभाषा और यहाँ बन जाती है, जिस ताप पर आपको ये घटना प्राप्त होगी, यह घटना होती है, उसे क्रांतिक ताप कहा जाता है। उसे क्रांतिक ताप कहा जाता है। स्टूडेंट अति चालकता का जो गुण है सर्वप्रथम कोमनलिंग नामक वैज्ञानिक ने प्रदर्शित किया था। इस घटना को कोमनलिंग ऑनस
ने सर्वप्रथम प्रेषित किया? स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कॉमर्लिंग ओनस ने कई पदार्थों की विशेषता का अध्ययन करते हुए अति चालकता के गुण को प्रदर्शित किया, जिसके आधार पर इन्होंने एक ग्राफ प्रदर्शित किया। और ये जो ग्राफ है प्रतिरोध का ताप के साथ संबंध दर्शाता है, जो कि पारे के लिए प्रेक्षित होता है। इन्होंने पारे को, ये तो आपके पास है प्रतिरोध अक्ष और ये है आपके पास ताप, ये केल्विन में है स्टूडेंट, ठीक है। ये कहते हैं कि जब पारे का ताप 4.2 केल्विन पर, इनके जो ग्राफ है 4.2 केल्विन पर शून्य हो जाता है, तो इसी प्रकार से कुछ और पदार्थों की विशेषता का भी इन्होंने इसी वक्र के आधार पर अध्ययन किया, जिसके आधार पर अपनी कहें, जैसे ये आप देखते हैं, ये ताप यहाँ पर आपके पास होता है 4.2 केल्विन के रूप में। इन्होंने पारे को 4.2 केल्विन ताप पर ठंडा करके अति चालकता के गुण को प्रदर्शित किया। अति चालकता की एक अवस्था चुंबकीय क्षेत्र भी जिस भी पदार्थ में ही पाया जाता है शून्य कर देता है। इस प्रभाव को हम कहते हैं माइजनर प्रभाव। हम कह सकते हैं यहाँ पे अति चालकता की अवस्था में पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है, इस प्रभाव को माइजनर या मैग्नस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, अति चालकता का जो उपयोग होता है अधिक चुंबकीय क्षेत्र में, इसका उपयोग मैं आपको बता रहा हूँ। इसका उपयोग आप अधिक चुंबकीय क्षेत्र लगभग 10 टेस्ला वाली चुंबक बनाने में मोटर, जनित्र में, ट्रांसफार्मर आदि में किया जाता है।